आज हम लोग स्वाध्याय जो करने वाले हैं वो ये बुक है चार समझौते फोर एग्रीमेंट। इंग्लिश में इसे फोर एग्रीमेंट कहते हैं। बहुत सुंदर बुक है। तो यहाँ पर फोर एग्रीमेंट ये जो बुक है इस बुक के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोग को दूंगी कि ये विजडम है टोल्टेक कम्युनिटी बोल करके एक बहुत ही जो ज्ञानी स्त्री पुरुष थे उस जाति के उस उनकी ये एक धरोहर थी। एक ज्ञान था, जैसे हम वेदों का ज्ञान कहते हैं ना। अपने जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उसी तरह से उनके पास जो ज्ञान था, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान था, वो काफी सालों तक उन्होंने छुपा कर रखा था। क्यों छुपा कर रखा था? उसके पीछे एक इनका एक लॉजिक था। वो ये कि उस समय यूरोप में कुछ लड़ाई वगैरह और ऐसी चीजें चल रही थी जिसके वजह से इन्हें डर था कि वो उस ज्ञान का सही उपयोग हो सकता है कि ना हो, और उसको यूज किया जाए गलत लोगों के अंदर में धारणाओं को फैलाने में या गलत ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इस ज्ञान को, जो ये टॉलटेक का ज्ञान था, उसे काफी समय तक, हजारों साल पहले का ये ज्ञान था जिसे कि टॉलटेक समुदाय सिर्फ अपने ही कम्युनिटी के पास में वो छिपा कर रखा गया था। फिर एक समय आया जब उन्हें मैसेज मिला, जो इस बुक के राइटर हैं डॉन मेंगल रुइज जो है, उन्हें यह मैसेज आया कि अब वह समय आ चुका है कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया जाए, क्योंकि अब इस ज्ञान की बहुत जरूरत है लोगों के अंदर में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि कई बार जब किसी चीज को छिपाने की जरूरत होती है, बिकॉज अपने पर्सनल यूज के लिए लोगों के अंदर में गलत धारणाओं में नए विचारों, नए ऐसे विचारों को डाल दिया जाए। जैसे कि मैं अगर ये कहूं कि इंडिया के अंदर में, भारत में जब अंग्रेज आए तो उनकी पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। तो वो क्या करते थे कि अपने इस डिवाइड और रूल पॉलिसी को लेकर उन्होंने क्या किया, इंडिया इंडिया का ही डिवीजन कर दिया, लोगों का डिवीजन कर दिया। जो कि एक साथ में एक एक पूरे एक समुदाय की तरह सब रहते थे इंडिया में। जब आज कितने कितने उसके जो कंसिक्वेंसेस थे वो इंडिया के लोगों को सहने पड़े, जो पाकिस्तान में थे चाहे वो इंडिया में थे, भारत में थे। वहां भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ और यहाँ भी लोगों का नुकसान हुआ। तो इसी कारण से टोल्टेक समुदाय ने अपने इस ज्ञान को छुपा कर रखा। और जब ये मैसेज आया डॉन मेंगल रुइस को कि अब ये ज्ञान सब दुनिया के सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तब वो उस ज्ञान को लोगों को दिया गया। और वो ज्ञान में से हमारे पास जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि हम ये कहें कि हमारे वेदों में, पुराणों में चार वेद हैं और अलग अलग वेद में अलग अलग चीजें हैं। तो वो पूरी चीजों को इस छोटी सी बुक में या पूरे ज्ञान को हम नहीं यहाँ पर एक साथ में ला सकते अभी। लेकिन जो इस बुक में जिस समझौते की बात की गई है उसे समझे पहले। वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जब इस चार समझौते को समझने जा रहे हैं उससे पहले कि हमारे समझौते हैं क्या, ये समझौता वर्ड क्यों यूज किया गया है, कोई बताना चाहेंगे? किसी ने बुक पढ़ी हो?
समझौता वर्ड यहाँ पे जो यूज किया गया है वो किस मकसद से किया गया है, किस कारण से किया गया है? देखिए, जब हम धरती पर आते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं, तो हम अपने परिवार, अपने समाज, उन सब से हम जो जो चीजें सीखते हैं वो हमारे माइंड में एक एग्रीमेंट, एक समझौता बन जाता है। जैसे कि लड़कियां दुर्बल होती है, लड़कियां हर काम नहीं कर सकती है। अब क्या होगा, जिस भी लड़की ने सुना, मन में एक एग्रीमेंट बन गया, लड़के रोते नहीं हैं, रोना लड़कों की कमजोरी की निशानी है, उनकी ताकत की निशानी नहीं है। ये समझौता उनका बन गया। तो इस तरह से, मैं अभी एक दिन की आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं ऑटो में आ रही थी, दो बच्चे स्कूल से आ रहे थे, और एक मदर थी, और बच्चे दो बच्चों, मतलब दो पेरेंट्स, मतलब दो माँ के बच्चे थे, बट एक ही मदर थी। वो दोनों बच्चे जो हैं एक ही स्कूल के, एक ही क्लास के बच्चे थे, इसलिए वो एक मदर आई थी उस दिन लेने के लिए, और वो बच्चों को लेके जा रही थी। तो मैंने सोचा भाई बहन होंगे, तो मैंने बोला बैठ जाओ पास में, मतलब मैं इधर बैठी थी और दोनों बच्चों को बोला साथ साथ बैठ जाओ। वो लड़का खड़ा ही रहा, जबकि बहुत छोटा, मतलब आप समझ लो कि मुश्किल से 6-7 ईयर्स बच्चे होंगे, लेकिन वो बच्चा जो है वो लड़का खड़ा ही रहा। तब मुझे एक बार के लिए तो मैं समझी ये क्या है, मतलब जैसे भाई बहन होते हैं ना, तो वो झट से बैठ जाते हैं पास में, उनको वो हिचक नहीं आती है। पर आप सोचो कि बस एक 6-7 ईयर्स के वो बच्चे के अंदर में वो एक एग्रीमेंट बन चुका है कि मुझे किसी और गर्ल के पास में नहीं बैठना है। ये एग्रीमेंट हम सब अपनी जिंदगी में बहुत छोटे से करना शुरू कर देते हैं, और उसी के अनुसार हमारी जिंदगी जो है वो रूपांतरित हो जाती है। ये एग्रीमेंट हमारे अनगिनत हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। पर अनगिनत इन एग्रीमेंट को हम खोजने जाएं, कि कुछ अपने एग्रीमेंट ऐसे बना लें जिससे कि हम सारे एग्रीमेंट को तोड़ सकें? कौन सा इजी है? हमने हजारों एग्रीमेंट किए हैं अपने लाइफ में आज तक के लिए। हम एक एक को कहाँ से खोज करके उसको तोड़ सकते हैं? उसमें बहुत समय हमें लग सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि इन सारे एग्रीमेंट को, हजारों एग्रीमेंट्स को तोड़ने के लिए कुछ शॉर्टकट ले लें। तो यहाँ पर उन्हीं एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि जो एग्रीमेंट हम अपने लाइफ में करके हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। ये एग्रीमेंट हमारे कैसे बनते हैं उसका भी मैं एक रीजन यहाँ पर शेयर करती हूँ। इस बुक को आप लोग जरूर पढ़िएगा। आज मैं जिस तरह से आप लोगों को ये बुक समझा रही हूँ, मैं भी 2-3 बार पढ़ने के बाद में इसको इस तरह से समझ सकी हूँ, इसलिए मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ। इसलिए बहुत इजी होगा, आप लोग जब पढ़ोगे तो ये चीज इजीली आप उसको समझ सकोगे। तो यहाँ पर जब हम छोटे रहे, या अपने लाइफ में हम जैसे भी बड़े होते गए, कभी हमने कुछ अच्छी चीजें की जिसके लिए हमें इनाम मिला, और कभी हमारी पनिशमेंट भी मिली। अब हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट यहाँ पर बना लिया कि सबको खुश रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा पहला एग्रीमेंट है। हर एक परिस्थिति में खुश रहना, हर एक परिस्थिति में सबको खुश रखना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे वो मुस्कान हमारी भय रहित हो, चाहे हमारी मुस्कान वो जबरदस्ती हो। तो बहुत सारे एग्रीमेंट इसी समझौते के वजह से हम भय से, डर से ग्रसित होकर के कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ अब बढ़ती हूँ। और प्रेजेंटेशन को मैंने बहुत इजी वे में रखा हुआ है कि आप लोग भी उसे पढ़ के समझ सकते हो।
तो ये टॉलटेक कम्युनिटी का दिया हुआ ज्ञान है और डॉल मिंगल रुइस की प्रसिद्ध पुस्तक द फोर एग्रीमेंट प्राचीन टॉलटेक ज्ञान पर आधारित है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी पुरानी धारणाओं को बदलकर खुशी और स्वतंत्रता पा सकते हैं। ठीक है ना। तो अपने नए एग्रीमेंट के द्वारा हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं और दूसरे हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार, हमारे जो भी आसपास हैं, उनका भी जीवन हम अपने एग्रीमेंट के द्वारा उन पर भी अपना असर कम कर सकते हैं। मतलब उनका भी लाइफ हम सुधार सकते हैं या उनकी लाइफ में भी हमारा इंटरफेरेंस या उनके इंटरफेरेंस को हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर चार एग्रीमेंट, जैसे चार समझौते बताए गए, पांचवा समझौता उन्होंने पांचवी एक और अलग बुक में दिया। पांच समझौता वैसे है, बट जो पहला समझौता है कि अपनी वाणी के प्रति बेदाग रहें, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। या हम ये कहें कि हम जो कहते हैं वो कहने में हमारा मतलब एक समझदारी से है, पूरी अवेयरनेस के साथ हम बोलें, क्योंकि जो शब्द हम अपने अपने मुंह से निकाल रहे हैं वो शब्द एक जादू का काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। ठीक है ना। ये बहुत बार हमने सुना है कि हमारे शब्द हैं जादू का काम करते हैं, या ये सारी चीजें हमने सुनी है। लेकिन इस बुक में जिस तरह से इस एग्रीमेंट को बताया गया है, इसे पढ़ने के बाद में, इसे समझने के बाद में, आप जो भी अपने मुंह से शब्द निकालेंगे वो शब्द आपके प्रेम से भरे हुए होंगे और इतने सुंदर होने चाहिए कि वो शब्द हर एक की जिंदगी में खुशी लेकर आए। आपकी खुद की ही नहीं, हर एक जो भी आपके शब्दों को सुने वो उस प्रेम को महसूस करे। ठीक है। तो पहला एग्रीमेंट ये है। दूसरा एग्रीमेंट, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अच्छा या बुरा, ठीक है ना, हम हर चीज को अपने ऊपर ढाल लेते हैं। कहीं कोई बात भी कर रहा होगा, अब अध्यात्म में आने के बाद में ये थोड़ी हमारी अवेयरनेस बढ़ी है, बट इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने की और हमें जरूरत है। वो अब हम और समझेंगे। हर एक एग्रीमेंट को मैं और विस्तार से आप लोग को बताऊंगी, पर ये चार एग्रीमेंट क्या है मैं उसको आप लोगों को बता रही हूँ। तीसरा है, धारणाएं ना बनाएं। डोंट मेक एग्जम्पशंस। किसी भी तरह की धारणाएं, हम कुछ सुन लेते हैं, वो सही हो या गलत हो, हमारा माइंड जो है वो चलने लगता है। जब पहली बार ये बुक मैंने आज से करीबन 8 साल पहले इस बुक को पढ़ा था, उस समय पर हमारी जूम पे क्लासेस नहीं होते थे, हम लोग फिजिकली मिलते थे। तो वहाँ हम लोग मिले थे, पढ़े थे। उसके बाद उस समय मैं भी आज भी स्टूडेंट हूँ, बट उस समय बहुत नई नई आई थी। तो मैं हम लोग का मोबाइल बंद था, और जब मैं वहाँ क्लास से निकली और निकलने के बाद जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, 3 कॉल्स वहां पे थे। अब ऑटोमेटिकली मेरा माइंड, ये इस नंबर से ये फोन आया, इसको ये काम होगा, इस नंबर से ये फोन आया, मेरी धारणाएं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बोलना शुरू हो गई। ऐसा ही होता है, किसी का फोन आता है, अच्छा किस लिए फोन किया होगा, हमारा माइंड खुद ही बातें करने लग जाता है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, और मैंने जो धारणा बनाई थी उसको उस दिन समझने का मुझे मौका मिला। जब मैंने बात करना शुरू किया, अच्छा इसका फोन क्यों आया, एक धारणा मुझे मैंने बनाई। मैं आप लोग को वो भी घटना बता देती हूँ, क्योंकि उसके बाद में मुझे कहीं जाना था मेरे फ्रेंड के यहाँ पे, और मेरी एक और फ्रेंड का फोन आया। अच्छा लगता है उसको नहीं जाना है, इसलिए अभी मुझे फोन कर रही है, बिल्कुल अभी मिलने का टाइम है, और अभी कह रही है फोन करके कि नहीं आएंगे, मैं नहीं आऊंगी। गलत था, क्योंकि वो मुझे फोन कर रही थी कि वो मेरे ही ऑन द वे थी, और इसलिए फोन कर रही थी कि मुझे भी साथ लेते जाए। हालांकि वो मेरे घर से बहुत दूर रहती है, बट चूंकि उसका ऑफिस वहां था मेरे घर के पास में, तो वो सुबह निकल करके अपने ऑफिस से, और जब जा रही थी वहां पे, तो उसने मुझे इसलिए कॉल किया।
बट मेरी धारणा क्या थी, हम इसी तरह धारणाएं अपने मन में, जो ऑटो मूड में हमारा मन चलता है, वो बोलते रहता है, कुछ कुछ उसे बोलना है, बस बोलते रह रहा है। ठीक है। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ऑलवेज डू योर बेस्ट। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कौन सी नई बात है, हम तो हमेशा अपना अच्छा देते हैं। नहीं, यहां भी बहुत कुछ समझने की चीज है। तो चलिए आगे हम और डिटेल से इन सारे समझौते को समझते हैं। तो एग्रीमेंट नंबर 1, आज ये सबसे महत्वपूर्ण समझौता, यह सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। इसका अर्थ है कि आप जो भी बोले सत्य और प्रेम के साथ बोले। क्यों जरूरत है? क्योंकि जैसे कहा ना, आप एक जादूगर हो। आपकी भाषा, आपके एक्सप्रेशन, वो एक जादू का काम करते हैं। किस जो भी आपकी बोली को सुन रहा है, आपके शब्दों पर सुन रहा है, उस पे वो असर हो रहा है। वो आपके चेहरे की तरफ देख रहा है। उस चेहरे से जो बातें निकल कर बाहर आ रही है, उसका उस पे असर हो रहा है। तो अपनी बातों का उपयोग खुद की आलोचना करने या दूसरों की बुराई गॉसिप करने के लिए ना करें। ये एक बहुत जरूरी हमारे लिए है कि जैसे ही हमें मौका मिलता है, हम अपनी कांच के सामने ही खड़े होते हैं, अरे आज तो मेरी आंखें कुछ काली काली लग रही है, कुछ अच्छी नहीं लग रही है, हम खुद ही अपने आप को बोलने लग जाते हैं। तो खुद की आलोचना ये ना करें। आज मैं मोटी लग रही हूँ, आज मैं पतली लग रही हूँ, आज मेरा वजन बढ़ गया है, तो कितने आलोचना हम अपनी खुद की कर लेते हैं, ये ना करें। दूसरों की बुराई, ये होता है ना, जब हम दो जन बैठते हैं तो ये गॉसिप बहुत जोरों से शुरू हो जाती है, ये भी ना करें। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, क्यों ना करें? इसका कारण हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि शब्दों में इतनी शक्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलवेज हमारे साथ है। हम जो भी बोल रहे हैं, हमें लगता है कि कोई असर नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है। ब्रह्मांड पे उसका असर पड़ रहा है। सिस्टर शिवानी क्या बोलती है, आप ब्लैक बॉल फेंकते हो तो ब्लैक बॉल आपके पास आएगी। जो फेंका आपने वो आपके पास आता है। तो क्या हमने फेंका, उस पर हमारी नजर होनी चाहिए ना, क्योंकि वो मुझे मिलने वाला है। ठीक है। तो इसलिए गॉसिप ना करें, इसलिए उनका उपयोग केवल सकारात्मकता फैलाने के लिए करें, अच्छी बातों के लिए करें। लोगों को भय से किसी बात को हम कहते हैं, हम खुद को भय को, अपने भय को कम करने के लिए या दूसरों के अंदर भय को फैलाने के लिए, वो बातें सकारात्मक नहीं होती है। ये बातें अच्छे से समझ लें। अपनी वाणी के प्रति बेदाग रहें, बी इम्पेक्बल विथ योर वर्ड। सजग रहें, हम क्या बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। बेदाग शब्द लैटिन भाषा के पिकेटस से आया है, जिसका अर्थ है पाप। बेदाग का मतलब, इम्पेकेबल का मतलब पाप शब्द से बोला, लेकिन इम्पेकेबल का अर्थ हुआ, इम्पेकेबल का अर्थ हुआ बिना पाप के। पैकेबल का मतलब हुआ कि पाप, इम्पेकेबल का अर्थ हुआ बिना पाप के किसी शब्द को कहना। यहाँ पाप का मतलब धार्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक है। अपनी वाणी से खुद को या दूसरों को चोट पहुंचाना ही पाप है। किसी तरह का हमें लगता है कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हम किसी के लिए अगर गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह पाप है। ये बात समझ लें। शब्द क्या, क्यों? क्योंकि शब्द काले जादू की तरह भी कार्य करते हैं। तो जीवन में उत्साह भी भरकर कार्य करते हैं। तो अगर काला जादू अगर चलेगा तो क्या होगा? जीवन का उत्साह खत्म होगा, जीवन में आनंद खत्म होगा। तो जीवन में उत्साह बढ़ने के लिए सफेद जादू का भी काम करते हैं। जिस तरह से शब्द हमारे काले जादू का काम करते हैं, और जो शब्द हमारे प्रेम से भरे होते हैं, वे सफेद जादू का भी काम करते हैं। मतलब कैसे? आज मान लीजिए कि इस बुक में ही एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को देख करके कोई कहता है, अरे तुम्हारा चेहरा तो कैसे
काला सा पड़े जा रहा है। जैसे लगता है, इस बुक में ही उदाहरण दिया है, लगता है जैसे जिस तरह कैंसर किसी को होता है उस तरह से तुम्हारे चेहरे की हालत लग रही है, कैसा पीला सा, कैसा अजीब सा हो गया है। अब वो इंसान क्या है, उसी बात को वो सोचता रहेगा, और कुछ दिन में हो सकता है कि उसके लाइफ में कैंसर आ जाए। तुम किसी लायक नहीं हो, ऐसे शब्द, तुम अपने घर को नहीं संभाल सकती हो। जब ऐसे शब्द उस इंसान के को जब कोई कहता है, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर असर डालता है। वही अगर आप किसी को ये कहते हैं कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, अगर वो सुंदर नहीं भी है, तो उसके अंदर में जो एक प्रेम का जो वो चमत्कार होगा, प्रेम से जब आप कह रहे हो, वो चमत्कार दिखेगा। और इस चमत्कार के एग्जाम्पल्स भी मैंने देखे हैं, और हम सब देखते हैं। तो क्यों ना हम चमत्कार करें, सफेद जादू करें, क्यों हम काला जादू करें। ठीक है ना। दूसरा, खुद से बातचीत, सेल्फ टॉक। हम अक्सर खुद से कहते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकती, मैं देखने में अच्छी नहीं हूं। ये अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल है। आप अपनी ही वाणी से खुद को सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि आप कमजोर हैं। किसी से एक शब्द सुनकर के आए कि तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ते जा रहा है, तुम्हें लीवर में कोई प्रॉब्लम है या कैंसर है, या ये इस तरह के जो शब्द हम सुन करके आते हैं, वो एक बार हमारे दिमाग में गया, लेकिन वो बार बार हम अपने खुद से बोलते हैं, खुद से उस वो शब्दों को दोहराते हैं, और उसका अधर उसकी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो हमारे ऊपर असर डालती है। तो ये इसीलिए कहा गया कि आप हिप्नोटाइज करते हो अपने आप को, अपने आप को हिप्नोटाइज करके आप उसी एनर्जी में घूमते रहते हो। तो खुद से बातचीत करते वक्त, सेल्फ टॉक करते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है। गॉसिप से बचे। दूसरों के बारे में बुरा बोलना या पीठ पीछे बात करना एक कंप्यूटर वायरस की तरह है। ये दूसरों की छवि खराब कर देता है और आपके मन में जहर भरता है। कंप्यूटर वायरस जो ये काम करते हैं, वो क्या है, वो छिप करके ऐसा काम करते हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारे डाटा हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो जब हम गॉसिप करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, तो वो इसी वायरस की तरह काम करता है। तो ये जो समझौता, नया समझौता कि अपने अपने जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं, चाहे हम अपने आप को कह रहे हो या दूसरे को कह रहे हो या सेल्फ टॉक कर रहे हो, तो फिर हमें कैसे उन बातों को करना है, किस तरह से अपने आप में ये चेंज हम ला सकते हैं, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो पहला क्या है, बोलने से पहले रुके। कुछ भी बोलने से पहले खुद से पूछे, क्या यह सच है, क्या यह जरूरी है, क्या यह दयालुता से भरा है। पत्री जी हमें क्या कहते थे, अगर जरूरत नहीं हो तो मुंह मत खोलो। क्या बोल रहे हो, वो जरूरत का नहीं है तो मुंह मत खोलो। क्या वो एक भी शब्द अपने मुंह से फालतू निकालते थे? नहीं। तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को अपने जीवन में धारण कर लिया। तो क्यों ना हम भी ऐसा कर लें। बोलने से पहले रुके, कुछ भी बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या ये जरूरी है बोलना, क्या ये सच है। ठीक है ना। और दूसरा, शब्द हमारे दयालुता से भरे हो। अगर आप उसे पर्सनली लेते हो तो आप उसके जहर को स्वीकार कर नहीं। सत्य का साथ दे, अपनी ईमानदारी बनाए रखे, जो आप महसूस नहीं करते वह ना बोले। ये कितनी बार हुआ है हमारे लाइफ में, हमें याद भी नहीं होता। तो अपनी ईमानदारी बनाए, जो आप महसूस नहीं करते। सिर्फ गॉसिप के लिए बोलना कुछ जरूरी नहीं है। जब आप जिस किसी को जानते ही नहीं, उसके बारे में आप धारणाएं क्यों बना रहे हो, क्यों अपने शब्दों को खराब कर रहे हो, क्यों उसके मन में किसी जहर को आप डाल रहे हो। तीसरा, खुद की तारीफ करें। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कुछ सकारात्मक कहें। अपनी वाणी का उपयोग खुद को ऊपर उठाने के लिए करें। हर दिन जब हम आईना देखते हैं, तो अपने बारे में जो आपको झूठ ना बोले, जो सच है उस सच को बोले। कुछ तो आपको अच्छा लगता हो, अपनी आंखें अच्छी लगती होगी। ठीक है।
आपको अपने बाल अच्छे लगते होंगे, उसकी तारीफ करें। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको तारीफ करने की आदत हो जाएगी, अपने अंदर में वो अच्छाइयां नजर आने लग जाएगी, ठीक है ना। तो निष्कर्ष क्या है? जब आप अपनी वाणी के प्रति बेदाग हो जाते हैं तो आपका मन साफ हो जाता है। आप डर से मुक्त होकर प्रेम की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम भय से अपने शब्दों को या किसी भी एग्रीमेंट से जो हमने पास्ट में ले लिया है, अरे गॉसिप करना, लोगों की बातें बनाना, ये सब तो सभी करते हैं, तो मैं कर रही हूं तो क्या बुराई है। ये एग्रीमेंट हमने बना लिया, पहले से बनाया हुआ है, बहुत पहले से हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब उसे तोड़ने का समय हो चुका है। अपनी वाणी के प्रति बेदाग हो जाए, जो बोले सही बोले, सटीक बोले, भय से ग्रस्त ना हो, भय मुक्त होकर के बोले। तो आपका मन किसी को खुश करने के लिए ना बोलें, ये भी एक बहुत जरूरी एग्रीमेंट है कि हाँ ये शब्द मेरे हैं, दूसरे खुश होंगे, मैं बोलूं ये बस शब्द। तो अब डर से मुक्त होकर प्रेम की दिशा में आप बढ़ने लगेंगे। तो फर्स्ट एग्रीमेंट जो हमने जाना वो ये कि हम अपने शब्दों के प्रति सजग होएं, अवेयरनेस में रहें, प्रेम पूर्ण शब्दों को कहें, सत्य कहें, झूठ न कहें। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया है बुक के अंदर में, एक माँ और बेटी का उदाहरण है। जैसे माँ बहुत अच्छी है, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, बहुत उसका ख्याल रखती है। एक दिन वो अपने काम से जब शाम को बाहर लौटती है तो बेटी अपने उत्साह से, बहुत छोटी थी उस समय, बहुत उत्साह से वो डांस कर रही थी, गा रही थी, नाच रही थी। और जब उसकी माँ आती है, उसको वो परेशानी में थी और टेंशन था, उसकी वजह से वो, उसकी आवाज उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसने, जब बेटी ने, वो गा रही थी, नाच रही थी, चिल्ला रही थी, उसे सहन नहीं हो रहा था। और वो क्या बोली, क्या उन्होंने कहा, उसकी माँ ने कहा, कितना बेसुरा गाती हो। उसके बाद में उस बच्ची को, उसने अपना एग्रीमेंट बना लिया कि मैं अच्छा नहीं गाती। अपनी लाइफ में उसने फिर कभी गाया ही नहीं। तो ये एग्रीमेंट जो है वो पूरी लाइफ के लिए हमारी जिंदगी में हो जाता है। तो अपने बच्चों से भी जब आप बात करें बहुत समझदारी से बात करें, क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी पृष्ठभूमि वहीं से शुरू होती है। और उन्होंने जो एग्रीमेंट अगर आपके कहने से बना लिया तो वो एग्रीमेंट उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्रीमेंट पर हम आते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। इ- इस इस इसमें, इस समझौते में किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, ये समझौता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसने पर्सनली मत लीजिए। यह समझौता सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे निभाना एक बहुत बड़ी आजादी है। जो पहला समझौता है, कहीं ना कहीं ये उससे भी जुड़ा है। अगर हमारा दिमाग, हमारे मन को आदत पड़ी हुई है कि डर से, भय से, अपने आप में गॉसिप करने की, बुरा कहने की, तो ये समझौता जो है ये मदद करता है कि आप पहले वाले समझौते से भी मुक्त हो सकें। इसका असली मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, चाहे वह आपकी तारीफ कर रहा हो या बुराई कर रहा हो, वह असल में उसका अपना नजरिया है। जो पहले समझौते में क्या कहा, सच बोले, ठीक है ना। जबरदस्ती किसी भी चीज को बोलना नहीं है। यहां पर क्या है, अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आपको चढ़ाने के लिए, आसमान पे अपना काम निकालने के लिए या कुछ भी, आपकी झूठी तारीफ कर रहा है, तो वही कह रहे हैं कि आपकी कोई तारीफ कर रहा हो या बुराई कर रहा हो या झूठी नहीं भी कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में वह असल में आपका अपना, उसका अपना नजरिया है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, वो आपका है। लेकिन
कोई दूसरा अगर हमें तारीफ करके या हमें कुछ गलत कह के हमारे मोरल को डाउन कर रहा है, तो ये उसका उसका नजरिया है। तुम ये कर ही नहीं सकती हो, तुम घर संभाल ही नहीं सकती हो। ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसी चीजें सुनने में आती है, जबकि वो सच नहीं है। वो उसका नजरिया है, वो उस तरीके से देख रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते। अगर कोई आपको बेवकूफ कहता है तो वह अपनी गंदी सोच या खराब मूड को आप पर थोप रहा है। ये भी एक बात हो सकती है। कभी गुस्से में कोई भी कुछ कह रहा है और आप पर जो इल्जाम लगा रहा है या कुछ भी कह रहा है कि आप बेवकूफ हो, या तो ये उसका कहने का नजरिया है। लेकिन हम उसको अगर बहुत दिल से, बहुत अपने अंदर उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे उस बच्ची ने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट बना लिया, तो उसका मोरल डाउन होगा। वो कभी उस तरह से आगे बढ़ नहीं सकेगी। अगर आप उसे पर्सनली लेते हैं तो आप उसके जहर को स्वीकार कर लेते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? क्लियर है? एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई अजनबी चिल्लाकर कहता है तो तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। आप इमेजिन करो, आप रोड में कहीं जा रहे हो। अब अगर कोई इंसान कहता है तुम बहुत बुरे इंसान हो, आप उसको जानते भी नहीं हो, ठीक है, क्या आप दुखी होंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो। किसको बोल रहे हैं? आप बोलोगे पागल आदमी है। ऑब्वियसली हम यही बोलेंगे कि वो पागल आदमी है, ऐसे ही बोल रहा है, क्योंकि हम तो उसे जानते भी नहीं है। लेकिन अगर यही बात आपका कोई दोस्त कहे तो आप दुखी हो जाते हैं, राइट? लेखक कहते हैं कि दोनों ही स्थितियों में सामने वाला व्यक्ति अपनी फिल्म जी रहा है। दोनों ही कंडीशन में। वो अगर पागल इंसान है और आपको अगर कह रहा है, तो वो अपनी जिंदगी अपनी रील में, अपने माइंड में वो चल रहा है और वो बोल रहा है। और जो आपको जानता है वो भी अगर आपको पागल बोल रहा है, तो वो उसका नजरिया है, उसकी सोच है। आप क्यों दुखी हो रहे हो? उस जहर को क्यों ले रहे हो? लेखक कहते हैं कि दोनों स्थिति में सामने वाला व्यक्ति में अपनी उसकी फिल्म चल रही है। वह अपनी मान्यताओं, अपने डर और अपने गुस्से के हिसाब से बोल रहा है। आप तो बस एक जरिया, टारगेट बन गए हो। है या नहीं है? होता है ना, ये हमारी लाइफ में होता है, बहुत होता है। हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और अपने ऊपर ले भी लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और जीवन में उतारने के फायदे, गुस्से से मुक्ति। जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति जो कह रहा है वह उसकी अपनी समस्या है, तो आप उस पर गुस्सा करने की बजाय दया महसूस करेंगे। आप किसी पागल इंसान जो कि आप रोड में था, ओहो पागल है, तुरंत आपको दया आएगी ना। कैसे बोल रहा है, ओहो कितनी तकलीफ हो रही होगी। आपको उसकी तकलीफ लगेगी कि अरे वो ऐसे बोल रहा है, उसका माइंड नहीं काम कर रहा है। आपको उसके लिए दया का एहसास होगा। ठीक है, तो आप उसके लिए कंपैशन को फील करोगे, चाहे वो आपके घर के कोई मेंबर हो, आपके जानकार हो या आपके जानकार न हो। ठीक है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपकी खुशी इस बात पर टिकी नहीं रहती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्रिकेटर को देख लीजिए, ये सबसे अच्छा, इससे अच्छा मुझे तो कुछ नहीं लगता यहाँ पे उदाहरण। आज जब क्रिकेटर कुछ अच्छा खेल रहा होता है, उसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लोग बोलेंगे, और कहीं उसने थोड़ा सा खराब खेला, तुरंत उसे उतार करके फेंक देते हैं। तो क्या वो इंसान बदल गया? नहीं। अरे उसने तो यहाँ पर किया होगा, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करके रखा होगा, किसी से कुछ ले लिया होगा, घूस ले ली होगी, ये वो बहुत सारी बातें ऐसे लोग बनाने लग जाते हैं। तो कुछ उस क्रिकेटर पे फर्क पड़ता है? नहीं। अगर उसने उसको ले लिया, अपने अंदर जहर को ले लिया, तो फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन जैसे ही वो नहीं लेता, तो उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आएगी। वो अपने खेल को वैसे ही खेलेगा। ठीक है। आजादी, आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देते हैं। मुख्य बात, आपको दूसरों की राय का कूड़ादान, गार्बेज कैन बनने की जरूरत नहीं है। वे अपनी गंदगी फेंक रहे हैं, या आप पर है कि आप उसे उठाएं और वहीं, या फिर वहीं छोड़ दें। तो जो भी इस तरह की बातें, इनसे हमारे घर के अंदर में, रिश्तों में बहुत सारी मनमुटाव, जो हमारे करीबी रिश्ते होते हैं,
उनमें बहुत ज्यादा ये चीजें फैलती है। हम भी बोलते हैं, सामने वाले भी बोलते हैं, और फिर वो एक, बोले ना कि कूड़े का डब्बा पूरा भर जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है कि हम शांत रहें उस कंडीशन में। वो जो बोल रहा है उसकी अपनी समझ है, उस समझ से वो बोल रहा है, तो हम उसे लेंगे ही नहीं, और मेरा आत्मविश्वास भी बना रहेगा, मेरी शांति भी बनी रहेगी, मेरा प्रेम भी बना रहेगा। तो ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में, हमें जितनी जल्दी हम इसके साथ समझौता कर ले, हमारी लाइफ में खुशहाली आ जाती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे बारे में ही है। यहाँ होता क्या है, जो कुछ भी बातें हो रही है, मान लीजिए कई बार आपको कोई सामने से बोल भी नहीं रहा, तो ये दो जन बात कर रहे हैं, ऑफिसेज वगैरह में ऐसा होता है, दो जन बात कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको लगेगा मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि फिर वही एग्रीमेंट बना लेते हैं कि अरे मेरे बारे में कुछ तो खराब बोल रहे हैं, कुछ तो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ तो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। ठीक है। अब हमने धारणाएं भी बना ली और पर्सनली भी ले लिया, सारा किस्सा खत्म। ठीक है। तो व्यक्तिगत महत्व कहते हैं, पर्सनल इंपॉर्टेंस बारे में ही है, इसे लेखक पर्सनल इंपॉर्टेंस कहते हैं। हमने इस चीजों को पर्सनली ले लिया, अपने ऊपर, अपने अपने अंदर धारण कर लिया। तो इसे लेखक कहते हैं पर्सनल इंपॉर्टेंस कहते हैं, जो कि स्वार्थ का सबसे बड़ा रूप है। हम स्वार्थी होकर के सिर्फ अपने बारे में उस समय सोच रहे होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसी गहराइयों से समझने के लिए तीन मुख्य बातें हैं। कई बार ये बातें सच भी हो सकती है कि थर्ड पर्सन आपके बारे में बात कर रहा है, और ये भी सच हो सकता है कि वो नहीं भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी कंडीशन कैसी होगी अगर आपने उसे ले लिया? बिकॉज यहाँ पर एक चीज और मैं आध्यात्मिक तौर पर बोलूं तो, हम सब एक नाटक प्ले ग्राउंड में हैं, और हम अपना एक रोल निभा रहे हैं, और इस रोल में वो अपना रोल कर रहे हैं, मैं अपना रोल कर रही हूँ। इसको आध्यात्मिक वे से हम लोग ले, तो और हमारे अंदर में शांति आ जाएगी। वो अपना रोल कर रहे हैं, मुझे अभी कौन सा रोल निभाना है, मैं अपना वो रोल करूं। दैट्स इट। ठीक है। तो यहाँ कई गहराइयों से समझने के लिए तीन बातें मुख्य हैं। आप अपनी दुनिया का हिस्सा मात्र हैं। सब सामने वाला व्यक्ति अपनी एक अलग दुनिया, ड्रीम में जी रहा है। उसके दिमाग में अपनी परेशानियां, अपने डर और अपने अनुभव चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो अलग दुनिया में चल रहा है, मैं अपनी दुनिया में चल रही हूँ, मैं अपना रोल अलग प्ले कर रही हूँ, वो अपना रोल अलग प्ले कर रहा है। इसे हम जितनी अच्छी से, जितनी जल्दी समझ लें, हमारे मन की शांति और प्रेम बना रहेगा। अगर उदाहरण यहाँ पर देते हैं कि अगर आपका बॉस बॉस आप पर चिल्लाता है, तो हो सकता है कि उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ हो, या उस पर काम का बहुत दबाव हो, वह आप पर नहीं बल्कि अपनी परिस्थिति पर चिल्ला रहा है। ऐसा होता है ना, पेरेंट्स, मदर के साथ भी ऐसा होता है, बच्चों के साथ में ऐसा वो बिहेव कर लेते हैं। ऑब्वियसली घर का काम है, इसको संभालना है, उसको संभालना है, और वो सारा गुस्सा बच्चों पर। तो ऐसा ही कुछ होता है, वह आप पर नहीं बल्कि अपनी परिस्थिति पर चिल्ला रहा है। अगर आप उसे पर्सनली लेते हैं, तो आप अपनी समस्या का बोझ अपने कंधे पर उठा लेते हैं। होता क्या है, यही होता है बच्चों के साथ भी। बच्चे उसे पर्सनली ले लेते हैं, मम्मी मुझे डांट रही है, मम्मी तो मुझे डांटती ही रहती है। बच्चे थोड़े ना उस समय समझ रहे हैं, और वो अपना एग्रीमेंट ले लिए। ठीक है। तो ये एक कंडीशन हुई, जहां की हम बुराई की स्थिति में समझ रहे थे कि कुछ बुराइयां जो हमारे लाइफ में चल रही है, या नेगेटिव चीजें जो चल रही है, उसको हम कैसे लेते हैं पर्सनली। राइट। अब यहां पर जब हमारी प्रशंसा को भी पर्सनली ना लें। अभी झाड़ ताड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया और कल नीचे उतार दिया, क्या हुआ प्रशंसा करके? एक बहुत गहरी बात है। लेखक कहते हैं कि कोई आपकी बहुत तारीफ करता है और कहता है आप महान हैं, तो उसे भी पर्सनली न ले। न्यूट्रल पोजीशन में जितना हम अपने माइंड को रखते हैं, उतनी हमारी शांति, हमारी खुशी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी वाहवाही पर यकीन करेंगे, तो जिस दिन वही इंसान आपकी आलोचना करेगा, तो आप टूट जाओगे। राइट। क्या होता है मैरिज में? यही होता है। शादी से पहले एक कंडीशन होती है,
वहां पे वाहवाही चलती है, और शादी के बाद में जब रियल लाइफ में आते हैं तो वहां पे फिर कहानी दूसरी हो जाती है। तो यहाँ पर प्रशंसा की कहानी को इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो सीख, अपनी कीमत खुद तय करें। मैं क्या हूं, मेरी क्या स्थिति है। अगर आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो किसी का आपको भगवान कहना या शैतान कहना आप पर कोई असर नहीं डालेगा। ठीक है, क्लियर, बहुत क्लियर शब्दों में ये सारी चीजें हैं कि हम सब समझ सकते हैं। फिर है तीसरा, जहर का घूंट, द पॉइजन। जब हम किसी की बात को पर्सनली लेते हैं तो हम उसके द्वारा छोड़े गए भावनात्मक जहर, इमोशनल पॉइजन को पी लेते हैं। मान लिए किसी ने आपसे कहा तुम्हारी पसंद बहुत घटिया है, जो बोलते हैं ना कि गार्बेज कैन में अपने अंदर में डाला, तो वो पॉइजन को हमने अपने अंदर में कैसे डाला। अगर आप उसे पर्सनली लेते हैं तो आप खुद से सवाल करने लगेंगे, आप उदास हो जाएंगे और शायद उनसे बहस भी करेंगे। और यही होता है हम लोगों की लाइफ में। ये तीनों ही काम हम करते हैं, अपने ऊपर ले भी लेते हैं। अरे उसने बोला, मैं चुप कैसे रह सकती हूँ, पॉइजन को हमने डाल लिया पहले, अब मैं चुप कैसे रहूंगी। वो पॉइजन तो निकल के हमारे पास से बाहर से अब निकलना शुरू हो गया। तो आप उदास हो जाएंगे, शायद उनसे बहस भी करेंगे। लेकिन अगर आप उसे पर्सनली नहीं लेते तो वह जहर आपके भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। वह उनकी राय है, आपकी सच्चाई नहीं है। ठीक है, अगर इसे अमल में लाने का जो मंत्र है, अब वो कैसे लाएंगे। हम इस एग्रीमेंट को अपने लाइफ में उतारना चाहते हैं, तो नंबर वन, पर्सनली नहीं लेना है। दूसरा, जब भी कोई आपको दुखी करने वाली बात कहे, मन ही मत खुद से कहे यह बात मेरे बारे में नहीं है, उनके बारे में, उनकी कहानी है, उनकी जो माइंड में जो बातें चल रही है वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं मुझे, बस। वो उनकी कहानी है, उनका रोल है, वो कर रहे हैं। यह बात मेरे बारे में नहीं, उनके बारे में है। जब आप इसे पूरी तरह समझ लेते हैं तो आप दुनिया के बीच रहकर भी पूरी तरह शांत रह सकते हैं। कोई आपको गाली दे या कोई आपको फूल चढ़ाए, आपके अंदर की शांति भंग नहीं होगी। ठीक है, तीसरा समझौता बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यह हमारे दिमाग की उस आदत के बारे में है जो सबसे ज्यादा दुख पैदा करती है। अब हम तीसरे समझौते की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा समझौता आप लोग को क्लियर। चलिए हम तीसरे समझौते में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन है एग्रीमेंट थ्री का, धारणाएं ना बनाएं, डोंट मेक एग्जम्पशंस। हमारा दिमाग खालीपन पसंद नहीं करता। जब हमें पूरी बात पता नहीं होती तो हमारा दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगता है। जैसे मैंने आप लोग को अभी अपनी कहानी बताई, जैसे ये बुक ही चल रही थी और मैं बुक को सुन करके आई थी, और जैसे ही तीन फोन का जो मैंने नाम देखा, और तीनों नाम के साथ साथ जो धारणाएं मैंने अपने मन से, क्योंकि मेरा दिमाग कंटिन्यूअसली बोलना शुरू कर दिया, इसका फोन इसलिए आया होगा, इसका फोन इसलिए आया होगा। और फिर मैंने अपने आप को डांटा कि अभी तुम सुनकर आए ना, धारणाएं क्यों बना रहे हो। सोचो, उसी समय मैं ये पढ़ के आई थी और मेरे साथ ये घटना हुई। तो हमारा दिमाग खालीपन पसंद नहीं करता। जब हमें पूरी बात पता नहीं होती तो खुद ही हमारा दिमाग कुछ कुछ बोलने लग जाता है, और उन कहानियों को हम सच मान लेते हैं। इसे ही धारणा बनाना कहते हैं। वो तो लकीली क्या है कि मेरे बहुत प्रिय लोग थे जिनका फोन था, मैं उनसे तुरंत बात कर ली, बात क्लियर हो गई। बट मान लीजिए कि उस कंडीशन में कोई ऐसा हो जो कि जिससे कि मेरा पटता नहीं हो, अच्छा उसने तो इसीलिए फोन किया होगा, मुझसे ये बोलना होगा, मुझसे वो बोलना होगा, और अपने अंदर में जहर जो है वो हम बढ़ा लेंगे। ये समझौता क्या कहता है, लेखक कहते हैं कि हम हर चीज के बारे में अंदाजा लगाते हैं। हम अंदाजा लगाते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, वे क्या करने वाले हैं, और फिर हम उसे व्यक्तिगत पर्सनल रूप में ले लेते हैं। तो एग्जम्पशन, अपनी धारणाएं बनाना, एग्ज्यूम करना, जो एज्यूम करना है जिसकी सच्चाई को हम जानते नहीं हैं, उस सच्चाई को जाने बिना हम उसे ले लेते हैं अपने अंदर में, सिर्फ अपनी पुरानी एग्रीमेंट, पुरानी धारणाओं के अनुसार उस सोच को वो पर्सनली ले करके हम अपनी शांति को भंग करते हैं। इसके बाद हम
उस पर आरोप लगाते हैं और अपनी बनाई धारणा की वजह से हम झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि हम सच्चाई को जाने बिना ही उन चीजों को धारणाओं के अनुसार अपने मन में जैसे जैसे बैठा लेते हैं, उसके अनुसार हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली गलतफहमी का जाल, हम अक्सर सोचते हैं कि उसने मुझे देखकर स्माइल नहीं दी, पक्का वो मुझसे नाराज है। जबकि हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी गहरी चिंता में हो और उसने आपको देखा ही ना। ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है। तो हमके क्या लगता है कि अगर कोई स्माइल नहीं दे रहा है, ये एग्रीमेंट हमारा बहुत पुराना है। अच्छा, बचपन में तुमने उस आंटी से बात क्यों नहीं की, उनको स्माइल क्यों नहीं दिया, वो नाराज हो जाएंगी। ये चीजें हमने ली। अब क्या है, हम दूसरों के बारे में भी वैसे ही सोचते हैं कि उस आंटी ने मुझे क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं मुस्कुरा करके। तो ये एग्रीमेंट हमारे बचपन से लिए गए हैं। और हम, ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। और मान लीजिए कि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा और कुछ दूर पर है जिससे कि मुझे, मैं देख नहीं सकती कि वो मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा है। और मेरी आदत क्या है कि सामने वाला अगर नहीं मुस्कुराता तो मैं नहीं मुस्कुराती। अब कुछ सामने वाला, मान लीजिए कि मैं देख नहीं पा रही कि वो मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा है, लेकिन मैं नहीं मुस्कुरा रही हूँ, उस कंडीशन में क्या होगा, सामने वाला सोचेगा आपने इग्नोर कर दिया, है ना। तो यही बात है। जबकि हो सकता है कि ये व्यक्ति किसी गहरी चिंता में हो, या जैसे कि मुझे अगर चश्मा मैं नहीं लगा रखी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। रिश्तों में समस्या, खासकर प्रेम संबंध में हम यह मान लेते हैं कि अगर वो मुझे प्यार करता है या करती है, उससे तो पता होना ही चाहिए, नहीं तो वो मुझे क्या प्रेम करता है, क्या प्रेम करती है, मुझे जानती ही नहीं, मुझे समझती ही नहीं। उससे तो इस बात का पता ही होना चाहिए कि आज ये चीज चाहिए मुझे। कैसे पता होगा, आपने बताया कि आपको ये चीज चाहिए। नहीं, आज मेरी एनिवर्सरी है, आज तो ये चीज होनी ही चाहिए थी। तो बहुत सारी ये चीजें हमारे रिश्तों में हम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। मम्मी बच्चों को ये था, मम्मी को तो ये पता होना ही चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। आज मम्मी ने ऐसा खाना क्यों बना दिया, एज्यूम कर लिया। आप बोलोगे ना कि आपको क्या चीज चाहिए, तब दूसरा कोई समझेगा। एग्जम्पशन करने से रिश्तों के अंदर में ये कड़वाहट, ये दूरियां जो है वो फैलती है, कम नहीं होती। तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। हम अपनी जरूरतें बताते नहीं, बस उम्मीद, एग्जम्पशन बना लेते हैं। और जब वो पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। हमने सोच लिया, एज्यूम कर लिया, नहीं इसको तो इतना होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, और वो पूरा नहीं होगा तो हमें कष्ट होता है। खुद से सवाल पूछने का डर, हम सवाल पूछने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हम बेवकूफ न लगे या कहीं सच कड़वा ना हो। इसलिए हम पूछने के बजाय अंदाज लगाना बेहतर समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुद से सवाल पूछने का डर, हमें डर लगता है। अरे बहुत इजी है सोच लेना अपने दिमाग में कुछ भी। आज देर क्यों हुई, ये बात आप अपने घर वालों से, कोई भी आपके अगर लेट से आ रहे हैं, खुद ही एज्यूम कर लिया, फिर चिल्लाना शुरू हो गया, गुस्सा हो गया शुरू। मैंने सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि हमारे घर में किसी के साथ ऐसा नहीं होता, हम सबके साथ। अगर कोई लेडीज है या जेंट्स है या बच्चे हैं, सभी के साथ ऐसा होता है कि अगर हम जैसे पूछ ले तो पता चल जाएगा कि उनको लेट क्यों हुआ, तो वो आसान होगा। लेकिन नहीं, वो जाने बिना ही हम उनके ऊपर में अगर गुस्सा करते हैं, तो ये एग्जम्पशन क्या है, हमारा उनसे सच को न जानना। ठीक है। अब है एक छोटा सा उदाहरण। मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से मैसेज करते हैं और ब्लूटूथ होने के बाद भी वो 2 घंटे तक जवाब नहीं देता। नॉर्मल होता है ना कि ब्लूटूथ का टिक आ गया, मतलब कि उसने देख लिया है, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। आपकी धारणा, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अब उसे नए दोस्त मिल रहे हैं, मैंने कल जो कहा था शायद वह उसका बुरा मान गया, कुछ भी। हम इस तरह से एग्जम्पशन बना लेते हैं। आपका रिएक्शन, आप भी इसे इग्नोर करने लगते हैं, गुस्से में कुछ कड़वा मैसेज भेज देते हैं। अच्छा, तुमने मुझे मेरे मैसेज को देखकर भी जवाब नहीं दिया, ठीक है, मुझसे बात मत करो। मैं भी नहीं बात करती। असली सच क्या था, हो सकता है कि मैसेज पढ़ा हो और तभी कोई जरूरी काम आ गया हो,
या फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, सिर्फ एक धारणा की वजह से एक अच्छा रिश्ता खराब हो सकता है। इसे कैसे बदलें? सवाल पूछने का साहस जुटाएं। अगर आपको किसी बात समझ नहीं आ रही है तो अंदाजा लगाने के बजाय उनसे सीधे सीधे पूछें, आपका इससे क्या मतलब था, या क्या आप मुझसे नाराज हैं? आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? उसे पूछे, हो सकता है उनकी बैटरी डाउन होती, बैटरी डाउन होने की वजह से आपको जवाब नहीं दे पाए। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में लगता है न्यूबॉर्न बेबी है जो कि दिखा रहे हैं। तो अपने सवाल पूछने का हमें हिम्मत करना चाहिए, न कि हम एग्जम्पशन करें। और स्पष्ट संचार, क्लियर कम्युनिकेशन, अपनी भावनाओं को, जरूरतों को साफ साफ शब्दों में रखें। दूसरों को अपना मन पढ़ने के लिए मजबूर न करें। जैसे हमारे रिलेशंस में होता है, बस उसे तो समझ में आ ही जाना चाहिए। अरे आपने बताया नहीं तो कैसे होगा? आपको बताना है, अपने अपने आप को एक्सप्रेस करें, उन्हें बताएं। ये ना समझे कि उन्हें तो बस आपका चेहरा देखते ही सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। नहीं, ये एजम्पशन ना बनाए अपने, क्योंकि ये एग्रीमेंट हमने बहुत पहले से ले लिया है। अब तोड़ने की जरूरत है। जो कल हुआ हुआ, एक्सेप्ट दैट। मेरे अनजाने में हुआ, इसमें किसी को गिल्ट फील करने का, मैं कुछ भी बोल रही हूं, अगर आप उसके साथ रिजम किसी भी चीज को अगर मेल हो रहा है, कोई भी आपके घर में, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जान पा रहे हो कि ये गलती मैं कर रही थी या कर रहा था, अब नहीं, अब खत्म। सच को स्वीकार करें। एक बार जब आप सवाल पूछ लेते हैं तो जो भी सवाल मिले उसे स्वीकार करें। अब आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। मुख्य धारणाएं बनाना दुखों को न्योता देता है, और सवाल पूछना आपके लिए नई मंजिलों को खोलता है। हमारा टाइम तो नहीं हो गया? नहीं मैम, चलेगा। चलेगा। चौथा, हमेशा चौथा एग्रीमेंट, अब यहां पर क्या है? अब ये क्लियर हुआ। थर्ड एग्रीमेंट जो है कि हमें एग्जाम्शन नहीं बनाना है, हमें अपनी बातों को क्लियर रखना है और उनसे सवाल करें, सच को जानें, सच को स्वीकार करें, जिससे कि कोई भी उत्तर कितना खराब हो सकता है, हाँ या ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम डर के एज्यूम करके हम जिस चीजों को पूछने में, बोलने में डरते रहते हैं, और जब हम खुद हिम्मत करके उनसे पूछते हैं, तो हो सकता है कि जो आप चाहते थे, जिस चीज को आप डर से नहीं पूछ रहे थे, वो आपको आंसर मिल जाए, तो उससे और खुशी कितनी होगी। ठीक है ना? डिस्कशन एग्रीमेंट है जो हमारा फोर्थ नंबर, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये बहुत एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह समझौता कहता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप बस वह करें जो उस समय आप सबसे बेहतर तरीके से कर सकते थे। मैं इसको जल्दी जल्दी पहले पढ़ लेती हूँ, फिर समझाते हैं। इस समझौते की सबसे गहरी बात यह है कि आपका सर्वश्रेष्ठ बेस्ट बेस्ट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसे गहराई से समझने के लिए कुछ बातें, बदलाव को स्वीकार करें। अच्छा, यहां पर अब देखिए कि बेस्ट, आज मान लीजिए कि मैं थकी हुई हूं। आज मैं इसी क्लास को जिस तरह से ले रही हूं, हो सकता है कि कल या परसों मैं इस क्लास को लूं तो उतने अच्छे से नहीं लूं, या इससे बेहतर ले सकती हूँ। लेकिन आज का मेरा बेस्ट जो है, वो मैं आज दे रही हूँ। कल मैं इस बुक को और दोबारा पढूं, कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में और अच्छे आ जाएं, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट क्लास लूं तो इससे बेहतर क्लास ले लूं। तो उस दिन का वो बेस्ट मेरा वो होगा। हर दिन हमारा बेस्ट जो है वो चेंज होते रहता है, हर एक का। ठीक है ना? तो अपना बेस्ट दे, जो आप दे सकते हैं अच्छा से अच्छा, वो करें। कहीं पर भी किसी भी फिर चीज हम में आप, सिर्फ उन्हीं से प्रेम कर पाएंगे जो हमारे संपर्क में आते हैं, या जिनसे हमारा कुछ लेन देन होता है। जो कुछ भी होता है, मतलब उनको हम पहले से जानते, बिना जान पहचान के प्रेम नहीं है। तो आप ये कौन है? मेरे को नहीं समझ आया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। इसका अर्थ है कि आप जो भी बोलें, नहीं,
यहाँ पर एक उदाहरण है कि कल्पना कीजिए कि आप जिम जाते हैं एक दिन, जब आप बहुत जोश में हैं, 1 घंटा आपने कसरत की। ये वाला छोड़ दीजिए, ये कॉपी हो गया। तो एक छोटा सा यहाँ पर उदाहरण से हम हमें समझा रहे हैं कि कल्पना कीजिए एक दिन जिम जाते हैं और बहुत जोश में है, 1 घंटा आपने वर्कआउट किया। उस दिन आपने अपना बेस्ट वर्कआउट किया, दूसरे दिन आपको बुखार है, लेकिन आप फिर भी जिम जाते हैं और 10 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं। उस दिन की हालत के हिसाब से वह 10 मिनट आपका बेस्ट था। तो हर दिन हमारा बेस्ट जो है वो क्या एक जैसा होता है? नहीं, जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही होगा। 1 मिनट। अरे, सॉरी। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रहा है, दिया है यहाँ पर कि मान लीजिए कि एक दिन जब आप तंदुरुस्त हो, बिल्कुल सही हो, आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, 1 घंटा बहुत अच्छे से वर्कआउट किया, लेकिन दूसरे ही दिन आपको अगर बुखार है, तो वर्कआउट क्या आप उसी तरह से कर पाओगे? नहीं, हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। उस दिन हो सकता है कि आप 10 मिनट का वर्कआउट करो। 1 सेकेंड। और फिर घर आ जाओ। उस दिन थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग किया और घर आ गए। तो उस दिन का बेस्ट वही था, 10 मिनट आपने किया। तो बिल्कुल आपने ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दिया। तो उस दिन के लिए आपका बेस्ट वही था। तो हमेशा अपना बेस्ट दे। यह समझौता कहता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको हर एक परिस्थिति में आप जो बेस्ट कर सकते हो वो करें। ये मैं बहुत सारे उदाहरण देके समझा सकती हूँ, लेकिन अपने घर की ही परिस्थितियां हम लेना। आज मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी कुछ बनाया, वही चीज आप किसी और नेक्स्ट डे बनाते हो। उस दिन आपका मन नहीं है या तबीयत अच्छी नहीं है, वैसी नहीं बनी, लेकिन आपने बनाया ना, वो भी आपका बेस्ट है। तो ये जो बेस्ट देना है, उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि मैंने तो उस दिन अच्छा बनाया था, आज तो ये काम अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसके लिए गिल्ट में हम चले जाते हैं। एक मन में एक जैसे कि पीड़ा सी होती है, नहीं आज तो मैंने अच्छा नहीं किया। तो ऐसा अपने आप से ऐसा न करें। इसे गहराई से समझने के मुख्य बिंदु: बदलाव को स्वीकार करें। जब आप सुबह सोकर उठते हैं, ताजा महसूस करते हैं, तो आपको बेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब आप बीमार होते हैं, थके होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आपका बेस्ट थोड़ा कम हो जाता है ना? कुकिंग में भी जैसे हम लोग देख लें, घर के काम में भी देख लें, एक दिन आप एक तरह से करोगे, जरूरी नहीं है कि दूसरे दिन भी उतना ही बेस्ट आप दे पाओगे। खुद पर जुल्म न करें। अगर आप बीमार हैं तो फिर से खुद से उतना ही काम करने की उम्मीद करते हैं जितना आप स्वस्थ होने पर करते थे, तो आप खुद को सजा दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर हम नहीं कर पा रहे तो नहीं कर पा रहे, वो गिल्ट में ना जाए, पछतावे में ना जाए। पछताव से मुक्ति: जब आप जानते हैं कि आपने अपनी पूरी क्षमता से कोशिश की है, तो आपके मन में पछतावा, रिग्रेट या आत्मग्लानि, गिल्ट नहीं होगा। आप खुद को कोसना बंद कर देते हैं। क्योंकि ये बहुत होता है, जो हम चाहते हैं जितना कांड करना, कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। मे बी आपकी हेल्थ कंडीशन नहीं बोल पा रही है, मे बी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं कर पा रही है, मे बी आपको मैन पावर जो चाहिए वो नहीं कर पा रहा। तो उस कंडीशन में आप जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट करें। अपने आप में, अपने पछतावे में, अपने गिल्ट में ना जाएं। फल की चिंता न करें। आप अगर आप सिर्फ फल के लिए काम करते हैं तो आप काम का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन जब आप अपना बेस्ट देने के लिए काम करते हैं तो आप उस पर प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, और परिणाम अक्सर बेहतर ही होते हैं। ठीक है ना? तो जो भी काम आप कर रहे हैं, इसका इसका रिजल्ट, आज अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट मुझे यही मन में होगा कि मैं फर्स्ट आऊं, फर्स्ट आऊं।
नहीं, मैं जितना अच्छा लिख सकती हूँ, जितना अच्छा मैं पढ़ सकती हूँ, जितना अच्छे एग्जाम में मैं दे सकती हूँ, लिख सकती हूँ, हमारा फोकस वहां होना चाहिए। तो अगर आप घर जाकर खुद को यह कहकर कोसते हैं, यहाँ पर वही जिम वाला उदाहरण है, और अगर वहां पर हम घर आकर फिर कोसते हैं कि आज मैंने सिर्फ 10 मिनट ही किया, तो आप चौथे समझौते को तोड़ देते हैं। मैंने किया ना, बेस्ट किया, 10 मिनट ही अगर मैंने किया तो वो मेरा बेस्ट था। ऐसा तो नहीं कि मैंने नहीं किया। समझौता यह है कि आपने अपनी उस समय की क्षमता के अनुसार पूरी कोशिश की। मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मैं बेस्ट दे सकती हूँ, वो कोशिश मेरी पूरी थी। ठीक है ना? इसमें बहुत ये फैमिली के अंदर में जो लोग रह रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वो जो गिल्ट में फंस जाते हैं, उससे वो बाहर निकलने में ये समझौता आपको बहुत मदद करता है। और इसे जीवन में हम कैसे लागू करें? बस एक दो स्लाइड, ये खत्म होने वाला है। खुद के प्रति दयालु रहे। अगर आप पहले 3 समझौते, सही बोलना, पर्सनली न लेना, धारणा न बनाना, को निभाने में कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो खुद को बुरा न कहें। चौथा समझौता यहाँ काम आता है कि हम फेल हो गए, हमने वो हमें जो करना था, जिस तरह से लोगों से व्यवहार करना था, वो सब में हम फेल हो गए। एग्जम्पशन भी कर लिया, हमने धारणाएं बना ली, सब कुछ कर लिया, जो गलत भी बोल दिया। अब जो तीर निकल चुका है, उस तीर को हम निकल गया, उसके उसके अगर दुख में रहेंगे तो नहीं हो सकता। उस समय मेरा जितना ज्ञान था मैंने वो कर दिया, अब वो तीर बाहर निकल गया, तो फिर अब उसमें खुद को बुरा न कहें, खुद को उस गिल्ट में न ले जाएं, बस अगले पल के लिए फिर से अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ओके, मैं अब आगे से और समझदारी से काम लूंगी, जो बोलूंगी अच्छा बोलूंगी, मैं अपनी धारणाएं नहीं बनाऊंगी। तो इस तरह अपने माइंड को सेट करें, अब अपने माइंड को इस तरह से समझाएं और बेस्ट देने की नेक्स्ट टाइम में कोशिश करें। तो फोर्थ एग्रीमेंट हमारे 3 एग्रीमेंट को सफल बनाने में हमें मदद करता है कि हम फेल भी हो गए, या अपने एग्रीमेंट को, अपने संकल्प को हम कैसे मजबूत बनाएं, उसमें हमें मजबूती देता है। एक्सेलेंट। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, काम को शुरू करना और पूरी लगन से करना ही बेस्ट देना है। अगर सोचते रहेंगे तो काम हो जाएगा, मैं तो मैनिफेस्टेशन का कर दिया, अब मेरा काम हो जाएगा, नहीं, आपको करना पड़ेगा, तब वो काम कंप्लीट होगा। आपके सामने में वो चीजें आएंगी, सुविधाएं आएंगी, जिससे कि आप अपना काम को कंप्लीट कर सको। जबरदस्ती ना करें, अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा ओवरडू करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप बीमार पड़ सकते हैं, या इससे और परेशानियां आपके जीवन में हो सकती है। तो जितना आप कर सकते हैं उतना करें, मैक्सिमम दें। निष्कर्ष, यदि आप हमेशा सरसेज देते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं, आप खुद को जज करना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे बाकी के 3 समझौते आपकी आदत में आ जाते हैं। तो चारों समझौतों को एक बार हम फिर से समझते हैं कि संक्षेप में सारे समझौते क्या है? वाणी, जो शब्द हम कहें सही बोलें, पर्सनली निर्णय ले, दूसरों की बातों का बोझ अपने ऊपर न डालें, बेस्ट धारणाएं न बनाए, सवाल पूछे, क्लियर करें, अपनी बातों को, जो आप चाहते हो उसे दूसरों को एक्सप्रेस करना सीखें, प्रश्न करें, और बेस्ट दें, हर हाल में अपनी पूरी कोशिश करें। मान लीजिए आपका बॉस बॉस आपके सामने आपके काम की आलोचना, क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पर 4 समझौतों के बारे में कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लास्ट स्लाइड है। तो परिस्थिति मान लीजिए कैसी है? बॉस ने कहा यह प्रोजेक्ट बहुत खराब तरीके से बनाया है, तुमसे बेहतर उम्मीद करते थे। घर में भी होता है ना, कोई काम अगर तुम उससे बेहतर कर सकती थी या कर सकता था, या कुछ इस तरह के, बच्चों को भी हम कह देते हैं। तो बॉस ने कहा यह प्रोजेक्ट बहुत खराब तरीके से बना है, तुमसे बेहतर उम्मीद थी। यहाँ पर आज 4 समझौतों को कैसे आप अप्लाई करोगे? पहला, किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। पहला, जैसे ही बॉस चिल्लाता है आप खुद से कहें, बॉस बॉस का गुस्सा शायद उनके अपने स्ट्रेट स्ट्रेस, ऊपर से मिलने वाले दबाव, या उनकी अपनी मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से। इसका मतलब नहीं है कि मैं एक बुरा इंसान हूं या मुझ में काबिलियत नहीं है।
तो पर्सनली उसे ना लें। अगर किसी ने चिल्लाया तो क्या है, वो गार्बेज कैन अपने आप को ना बनाए, पर्सनली उस पॉइजन को अपने अंदर ना जाने दें। फायदा, आप अगर अंदर से शांत रहते हैं, उस पॉइजन को नहीं लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाएगा। आप जो कर सकते हो या जो आपने किया है वो आपने अपना बेस्ट दिया है, नहीं तो आप बेस्ट देने की कोशिश करोगे। ठीक है ना। धारणाएं ना बनाएं, डोंट मेक अजम्पशन। बॉस की डांट सुनकर यह मत सोचिए कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी या बॉस मुझे नापसंद करते हैं। इसके बजाय साहस जुटाकर सवाल पूछे, सर क्या आप बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट के कौन से हिस्से में सुधार की जरूरत है। हमारे लाइफ में भी ये चीजें अप्लाई होती है, एवरीडे लाइफ में। हमें ये पूछने की हिम्मत करनी होगी कि कहाँ मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। फायदा, आपको असलियत पता चल जाती है और दिमाग में फालतू की कहानियां नहीं बनती है। तीसरा, अपनी बॉडी के प्रति बेदाग रहें। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। क्या गुस्से में अगर आप अपने कलीग्स के साथ में बॉस की बुराई गॉसिप करते हो, न कि खुद को कोसते हो कि मैं हूं, बेकार हूं, मेरे से कितना अच्छा काम हो नहीं सकता है, ये बहुत जल्दी हम अपने आप को सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हैं। ओहो, उसने पसंद नहीं किया बॉस ने, मैं तो काबिल नहीं हूं, इसके लायक ही नहीं हूं। तो शांत रहकर सच्चाई और ईमानदारी से बात करें कि नहीं, इस समय मेरा बेस्ट था, अब आपने जाना कि हाँ इसमें क्या सुधार की जरूरत है, अब आप नए तरीके से करने के लिए तैयार हो। तो फायदा, आप विवाद को बढ़ाने के बजाय सॉल्यूशन का हिस्सा बनने लग जाओगे। ओके, ये बताया सर ने, बॉस ने, ठीक है मैं इसमें ये चेंज कर सकता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। इसका अर्थ ये है कि सॉरी, तो क्या होगा, यहाँ पर वो शांति भी बनी रहेगी और आप अपने गुस्से पर काबू कर सकेंगे, अपने आत्मविश्वास पर आप काबू कर सकेंगे। और वहां पर अपने वो चेंजेस करके जो जो बेस्ट था, अब आप उनको प्रोड्यूस कर सकेंगे। क्योंकि अब आपको पता है कि मैं अपना और अधिक बेस्ट कैसे दे सकता हूं। और आप उस गिल्ट में भी नहीं फंसना है आपको। यहाँ पे चौथा समझौता भी आपका यहाँ पर अप्लाई होता है कि किसी भी तरह के माइंडसेट में मत जाए, अपनी अपनी वो गिल्ट में ना जाए कि बॉस ने मुझे ये बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, मेरी ये किया वो किया, जो हमारे अंदर में जो चलता है वो, उसमें आप फंसोगे नहीं, बल्कि आप अपना एक नया बेस्ट देने की कोशिश करोगे। सो दैट्स इट, आज के लिए यही था और एग्रीमेंट हमारा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था मैम। मतलब जो प्रैक्टिकली, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है अगेन एंड अगेन इसको पढ़ना और समझना। बिल्कुल। हम्म। जैसे कि इस बुक में ही एक जगह पे और लिखा हुआ है मैम के कि ये स्लाइड का पहला वाला मैं एक बार देख सकती हूँ? मेरे को फिर से रीड करना है एक बार। फर्स्ट स्लाइड। हाँ हाँ, समझौता वन। अच्छा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला है मैम? एकदम फर्स्ट चाहिए आपको। हाँ मतलब जो पहला समझौता है। ये पहला ही समझौता है। ओके। रुकिए, मैं इसको स्टॉप। हाँ सॉरी। अब है ना। हाँ अब आया अनुग्रह। हम्म। ठीक। ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ तो एक जो ये ज्ञान अभी आने की जरूरत थी, बिकॉज क्या है कि आप देखोगे इस बुक में ही कहीं पर एक और लिखा हुआ है ये पॉइंट भी कि
अभी क्या है, लोगों का ये एजम्पशंस करना या अपनी धारणाएं बनाना ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर मुटैटो मिटैटो बोल करके, मतलब जो शोरगुल, जो माइंड का शोरगुल है, उस कंडीशन में हम फंसते जा रहे हैं। इसलिए इस ज्ञान की अब इस समय पर धरती पर बहुत जरूरत है। ये बातें यहाँ इस बुक में भी लिखी गई है कि ये शोरगुल इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, अगर लोगों ने इसको अप्लाई नहीं किया तो वो शोरगुल में अपने ही अशांत हो जाएंगे। इसलिए इस ज्ञान की हम सबको धरती पर इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने भीतर की शांति को बनाए रख सके, अपने अंदर उस किसी भी तरह के ऐसे एग्जम्पशंस, धारणाओं में न फंसें, बल्कि इन समझौते के साथ में हम एक नए आनंद को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। अभी आप इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे मेरे समझ से कि ये शोर जो कहते हैं ना कि अपने अंदर का शोर, लोग कितने अशांत हैं अभी। जो धरती पर एग्जम्पशंस, धारणाएं, इन सब की वजह से लोगों के दिमाग जो हैं वो अलग अलग धारणाओं में, अलग अलग फ्रिक्वेंसी में चल रहे हैं। और ये शोर जो एक दूसरे से टकराता है तो एक नई ऊर्जा को जन्म दे रहा है। हमें उस ऊर्जा से मुक्त होने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए इन समझौते की जरूरत है। अभी मैं शायद थोड़े बेहतर तरीके से समझा पाई। एकदम सही है मैम। मैम अभी कुछ दिन के पहले ही बात है कि मैम मेरी एक फ्रेंड को मैंने कॉल किया, तो बोलती है तू मेरा फोन नहीं उठाती है, मैं सोची तेरे को मेरे से रिश्ता रखना नहीं थी। फिर बात हुई तो बहुत अच्छे से बात हुई, बट वो एक एजम्पशन करके वो कितने दिन बात नहीं कर पाई। एग्जम्पशंस, हाँ। राइट। ऐसा होता है, ये उदाहरण जो है ये हमारे जिंदगी में एवरीडे घटते हैं। अगर किसी भी चीज से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल शर्माए नहीं, एक्सेप्ट दैट। और किसी तरह का गिल्ट मन में न रखें, क्योंकि तुरंत ही बहुत सारे हमारे माइंड सेट है जिसकी वजह से हम इस गिल्ट में चले जाते हैं। उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए हमें ये समझौते बहुत मदद करेंगे। जो भी हुआ लाइफ में, पास्ट में, किसी भी तरह की ये गलतियां हमसे हो गई, ओके, कोई बात नहीं है, हो गया जो पास्ट था। अब नया समझौता मैं क्या बनाऊंगी, क्या करूंगी, उसके बारे में समझौते जो सोचे कि जो कि फोर्थ एग्रीमेंट में हमारा बताया कि डू योर बेस्ट। अब हम बेस्ट क्या कर सकते हैं? हम एग्जाम्शन बनाना, धारणाएं बनाना, ये सब बंद कर देंगे। ठीक है ना? ये दिन आज मेडिटेशन तो अब हाथ छोड़ देते हैं, बहुत लेट हो चुका है। मैम मेडिटेशन हम लोग कर चुके थे ना, आप आए उस तक। हाँ हाँ, हाँ वो तो है ही। बट आप कराते थोड़ा सा तो और अच्छा लगता है, बट ठीक है। बिल्कुल, वो मैं कोई और दिन, अब साढ़े हाँ दस जरूर जरूर। ऑलरेडी है ना। हाँ, किसी का